हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बीके ओझा पार्ट 3 ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ आप लोग के साथ आया हूँ। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा देर न करते हुए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम पर सब नोट्स अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई किए थे, उसके बाद हम लोग का पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखिए यहाँ पर अच्छा से सुनिएगा, बहुत ही इजी है, कोई हार्ड नहीं है, समझ में क्लियरली आ जाना चाहिए। ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। ठीक है, ब्लड के थ्रू से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, about 97% of oxygen is transported by RBC in the blood। ब्लड में ऑक्सीजन का 97% RBC के थ्रू सर्कुलेट होता है और रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। और 3% जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नीट में ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाएगा कि कितना परसेंट, ये परसेंटेज पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के थ्रू से ट्रांसपोर्टेड होता है। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि 97% जो है वो ऑक्सीजन किसके थ्रू से, आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है और 3% जो है वो ऑक्सीजन वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के रहता है। तो ये परसेंटेज को याद रखिएगा। दूसरा, नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। कितना? 20 से 25% CO2 किसके थ्रू से ट्रांसपोर्ट होता है? आरबीसी के थ्रू से। वेयर एज 70% ऑफ इट्स कैरी एज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट से आरबीसी में बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड 70%, ठीक है, और 7% वो प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में रहता है। तो कहने का मतलब है कि टोटल कितना परसेंट? प्लाज्मा में टोटल 70 और 7%, मतलब 77% अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व रहता है। ठीक है, अच्छा, एक ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ब्लड जो है, ब्लड को हम लोग पहले एक फाइबरलेस इसका ओरिजिन क्या है? मेजोडर्मल है। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर के कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो इसको क्लियरली ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग को आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, यहाँ पर थोड़ा आप सुन लीजिए। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। क्या? हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin। रिवर्सिबल मैनर का मतलब जो रिएक्शन जिस तरह से बनाइएगा कि Hb प्लस O2 और रिवर्स का डायरेक्ट मतलब दोनों तरफ एरो का साइन, एक एरो मतलब एक एरो केवल ऊपर की तरफ और एक एरो एक नीचे की तरफ, और जो दोनों
को रिवर्स का जो साइन होता है वो दीजिएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाइएगा। ईच हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ईच हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। बेटा यहाँ पर हम जो बोले हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन से कुछ सुन लीजिए जो नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं। किसमें? एडल्ट में। अगर अल्फा चेन के सीक्वेंस में अगर किसी तरह की चेंजिंग हो रही है तो उसे हम लोग अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। अगर बीटा चेन में अगर किसी तरह का सीक्वेंस में चेंजिंग हो रही है तो उसे बीटा थैलेसीमिया कहते हैं, ठीक है। और यह जेनेटिक डिसऑर्डर है, ओके, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और ये फीटल हीमोग्लोबिन में, फीटल मतलब हीमोग्लोबिन में ये 2 अल्फा और 2 गामा चेन होता है, ठीक है। कितने? 2 अल्फा और 2 गामा चेन होता है, ठीक है। ये गामा चेन जो है वो गामा चेन प्रोवाइड मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये ज़्यादा भूखा होता है, एफिनिटी मतलब भूखा, ये ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए भूखा होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? देखिए, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen, ठीक है। partial pressure of CO2 hydrogen ion concentration and temperature are other factor which can interfere with this binding. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये सिग्मॉइड कर्व को देखिए। ये सिग्मॉइड कर्व आप लोग एनसीईआरटी को खोल कर देखिए। हम जो समझाने जा रहे हैं इसमें क्या फंडा है। इसमें एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले वो फार्मूला हम लोग जान लें। क्या है? परसेंटेज सेचुरेशन। परसेंटेज सेचुरेशन में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इंटू 100, ठीक है। तो सपोज दैट एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन का अगर 1 और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, तो वो क्या होगा? बाई 4 लेते हैं और इंटू 100 करते हैं तो पहला कितना आया? 25 आया, तो 25। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 25% सेचुरेशन के साथ में ये परसेंटेज ऑफ, ये यहाँ पर जो देखिए ये परसेंटेज, ये जो लिखा हुआ है ना, परसेंटेज ऑफ, क्या लिखा है? सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 25 आया है, तो यहाँ पर 25, ये 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पर 20 से कुछ ऊपर होगा। ये कर्व को अगर हम लोग सीधा यहाँ पर टानते हैं और इसको हम लोग ये नीचे हम लोग करते हैं तो कितना यहाँ पर आएगा? ये कितना है? ये 20, ठीक है। तो 20 से मान लीजिए कि थोड़ा सा इधर आ रहा है, हम इसको कितना माने? 17 या 18 कुछ मान लेते हैं। तो 25% सेचुरेशन पर ये 18% क्या है? पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ठीक है। इसी तरह 1/2 अगर 2 कर रहे हैं तो 1/2 इंटू 100, 2 कितना? 4/100, तो ये 50% होगा। 50% मतलब यहाँ पर हम ये 40 और 60 के बीच में क्या है? ये 50 है, तो 50 कहाँ पर आता है? देखिए ये कहाँ पर कर्व
काट रहा है यहाँ पर। अगर इसको हम लोग नीचे हम करेंगे तो कितना आएगा, ये 29 पर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 29 पर आ रहा है। तो कहने का मतलब कि 50% ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन के साथ, ये पार्शियल प्रेशर कितना हो रहा है, ये 29% हो रहा है। इसी तरह से टॉप मोस्ट पर हम लोग जाते जाते यहाँ पर अगर हम 100 पर देखते हैं तो ये परसेंटेज ऑक्सीजन क्या होता है, 100%, 99%। तो इस तरह से ये एक क्या मिलता है हमें, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। फिर हम लोग अब एनसीईआरटी पर आते हैं, बुक पर देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ए कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि लंग्स में फुली सेचुरेशन होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, एयर का। तो यहाँ पर इसके आगे दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट फैक्टर ऑफ CO2 हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इन द एल्वुलियाई वेयर देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेजर हाइड्रोजन concentration and lower temperature. The factor are all favorable for formation of hemoglobin, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो कौन कौन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। इसको हम एक टेबल फॉर्म में अगर समझा करके बताएं तो आप लोग इसको कैसे लिखिएगा, टेम्परेचर पॉइंट वाइज लिखिएगा, टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन, पीएच और बीपीजी, ठीक है। बीपीजी कहने का मतलब बाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल। तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, क्यों, क्योंकि ये टिश्यू पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वो भी हाई होगा। और पीएच उस समय क्या होगा, पीएच, ठीक है, पीएच उस समय कम हो जाता है, ठीक है, पीएच कम हो जाता है। और बीपीजी क्या होगा, उस समय ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसको जब हम लोग पार्शियल, उस समय क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा, ठीक है। क्योंकि चूँकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम है टिश्यू पर, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा। ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा मतलब HbO2 जो है वह ब्रेक डाउन होकर के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंपोनेंट बनाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन टिश्यू के द्वारा यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये बोहर्स इफेक्ट के अंदर में आता है। क्या होता है, ये बोहर्स इफेक्ट के अंदर में आता है। और इसके लेफ्ट सेकंड में ये हैल्डन इफेक्ट एक्ट होता है, ठीक है, जो लंग्स में। तो उस समय क्या होगा, टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन भी लो होता है, पीएच बढ़ जाता है और बीपीजी कम हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, उस समय हाई होगा, ठीक है। इस समय क्या होगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। पार्शियल प्रेशर हाई होकर के ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तो इसमें थ्योरी के रूप में यही लिखा है
यहाँ पर ऑक्सीजन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस क्लियरली इंडिकेट द ऑक्सीजन गेट्स बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन इन लंग्स सरफेस एंड गेट डिजॉल्व इन द टिश्यू। उसके बाद every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, ये नीट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 ml of oxygenated blood कितना 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन आया हुआ है नीट का। इतना तो क्लियर है। अगर कोई असुविधा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर करा देंगे। अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। किसके द्वारा? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, 20 से 25% जो होता है अबाउट दिस बाइंडिंग रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Partial pressure of oxygen is a major factor which could affect the binding. When partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low, as in tissue, more binding of carbon dioxide occur। याद रखिए, इस समय क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होगा और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जब लो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा। ठीक है, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, एज इन एल्वियोली डिसोसिएशन, of CO2 form carb amino takes place। CO2 from carb amino hemoglobin takes place, that is CO2 which is bound to hemoglobin form tissue to delivered alveoli। RBC contain a very high concentration of enzyme, carbonic anhydrase and minute quantity of same in present of plasma too। अब इसको सुनिए बेटा ध्यान से। देखिए, एक टिश्यू है, साथ में ब्लड कैपिलरीज और आरबीसी। तो ये टिश्यू लेवल पर किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ये होता है वो हम बता रहे हैं। तो टिश्यू से समझ लीजिए कि जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में, और फिर 23% क्या होता है? बाइंड टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और 70% जो होता है वह आरबीसी में इंटर कर जाता है। अब जो दिस CO2 बाइंड विथ जो आरबीसी में इन किया, तो दिस CO2 बाइंड विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट टू फॉर्म क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। किसके प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में। ठीक है, अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज वर्क ऑन कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के ऊपर काम करता है और क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट आयन बनाता है और हाइड्रोजन आयन बनाता है, जो यहाँ पर हम लोग को रिएक्शन में देखने को मिल रहा है। क्या लास्ट में बना रहा है? ये बाइकार्बोनेट बनाता है और ये हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक है, इस समय क्या होता है? दिस बाइकार्बोनेट आयन मूव टू प्लाज्मा। ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ चला जाता है? प्लाज्मा में चला जाता है। ठीक है, मूव टू प्लाज्मा एंड क्लोराइड आयन कम इन आरबीसी, और इसकी जगह पर क्या आ जाता है? आरबीसी में क्लोराइड आयन आ जाता है। इस पार्ट को हम लोग क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्स फेनोमेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर फेनोमेना बोलते हैं। अब देखो,
जो कार्बोनेट आयन जो प्लाज्मा में जाता है वो क्या करता है, सोडियम के साथ ज्वाइन हो जाता है, और सोडियम के साथ ज्वाइन होकर के क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब Na प्लस HCO3 आयन मतलब माइनस क्या फॉर्म किया, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड क्लोराइड जो आरबीसी में गया है वो ज्वाइन कर रहा है किसके साथ, पोटेशियम के साथ, और क्या फॉर्म करता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म कर देता है। ठीक है। अच्छा, इसके रिवर्स में एक रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो कि लंग्स लेवल पर होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ कार्बोनिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है और CO2 वहाँ से आउट हो जाता है। ठीक है, CO2 आउट हो जाता है। क्लियर समझ में आया बेटा वो वाला। अब देखो, एट टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई ड्यू टू catabolism, CO2 diffuses in blood, RBC in plasma, and form bicarbonate and hydrogen at the alveolar site. Partial pressure of carbon is low and reaction proceeds in the opposite direction, leading to formation of CO2 and H2O. Thus, CO2 trap bicarbonate in the tissue level and transport to the alveoli is released in CO2. यहाँ तक क्लियर जो हम बताए। ठीक है। अब इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डिलीवर अप्रोक्सीमेटली कितना, 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वोलाई। ये 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वोलाई को ये करता है। तो ये हम लोगों को क्या था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम तुम लोगों को बताया कि ये कैसे बाइकार्बोनेट आयन बनता है, इसके बाद बाइकार्बोनेट कहाँ चला जाता है और क्या क्या कैसे फॉर्म करता है। इस चीज़ को हमारे वीडियो को 2 बार 3 बार सुन करके आप लोग उसको लिख लीजिएगा नोटबुक में। ठीक है बेटा, हमारे पास ऐसा टेक्निकली अभी चीज़ नहीं है जो हम लिख लिख करके तुम लोग को बता सकें इस छोटे से, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ी सी सपोर्ट मिलने से ही हम वे सब व्यवस्था कर लेंगे और अच्छे तरह से आप लोगों को हम ये करवाएंगे। आते हैं उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन पर। ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रिस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। ठीक है, हम लोग के पास ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा रिस्पिरेटरी रिदम को हम लोग अपने बॉडी के टिश्यू के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से उसे पूरा करते हैं। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये किसके द्वारा होता है, न्यूरल सिस्टम के द्वारा। अगर जैसे मान लो कि कभी हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ज़ोर से सांस ले लिए, कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो हम शिथिल रहे, आराम से स्लोली हम लोग सांस लिए। तो ये लाइन से ये बात कहना चाह रहा है। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, याद यहाँ अंडरलाइन कीजिए क्या, ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी रिदम। मतलब रिस्पायरेटरी रिदम कहाँ पर होता है बेटा, तो मेडुला ऑफ द ब्रेन। ठीक है, मेडुला में रिस्पायरेटरी रिदम होता है। ठीक है, विच इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। Another center present in the pons region of the brain called pneumotaxic center। ठीक है, दूसरा कहाँ होता है, पोन्स ऑफ द ब्रेन में, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के नाम से जाना जाता है। वो क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, जो कहाँ रहता है, पोन्स में रहता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय alter the respiratory rate. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions। ठीक है, increase in the substance can activate this center which is turn can signal and rhythm center make necessary adjustment in the respiratory process by which
दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ द एरोटिक आर्क। और किसके द्वारा ये होता है, एसोसिएट होता है, एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी में भी ये होता है। रिकॉग्नाइज चेंज ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड सेंड द नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर ऑफ द remedial action. The role of oxygen of regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. ठीक है। अब आता है हम लोग को बेटा डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या है? अस्थमा। अस्थमा क्या है? अस्थमा इज द डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग कॉजिंग wheezing ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है। और इसके साथ ये भी जानिए कि एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है, अकर बिकॉज स्पाज्म ऑफ ब्रोंकाई, और ये एक रैपिड कॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, जिसे हम लोग ठीक करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर का यूज करते हैं। इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा क्या है? एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, एल्वोलरी वाल्व डैमेज हो जाता है। किसके द्वारा? तो स्मोकिंग के द्वारा। ठीक है। और जिससे क्या हो जाता है, एल्वोलरी वाल्व जब डैमेज हो जाएगा तो रिस्पायरेटरी सरफेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा होता है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्व इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग। ठीक है, so much dust is produced that is defense mechanism of body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give the inflammation leading to fibrosis या proliferation of fibrous tissue, and this causes serious damage. Worker of such industries should wear protective mask. कुछ आदमी जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पर बहुत सारा मतलब ग्राइंडिंग का काम या स्टोन का काम या किसी चीज़ को काटने का काम, जिससे डस्ट निकलता है, तो डस्ट को इनहेल करता है, जिसको लंग्स जो है वो लंबे समय तक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसके एक्सपोजर से क्या हो जाते हैं, हम लोग का विभिन्न मतलब तरह का रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ये चीज़ है। जैसे इसमें आता है एस्बेस्टोसिस, जो अकर बिकॉज ऑफ एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस अकर बिकॉज ऑफ सिलिका डस्ट, साइडोसिस जो आयरन डस्ट के कारण होता है, न्यूमोकोसिस जो कोल डस्ट के कारण होता है, चाल्कोसिस जो चाल्क डस्ट के कारण होता है। तो यही सब डिसऑर्डर जो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, ये कुछ ऐसे लिस्ट हैं जो हम आप लोग के नोट्स में दे दिए हैं। नोट्स में आप लोग दिया हुआ है, उससे लिख लीजिएगा। तो थैंक यू बेटा, ये अच्छा से तैयारी कीजिए आप लोग, और फ्यूचर में हम बहुत कुछ लाने वाले हैं इसमें। और जहाँ तक समझ में आया हो तो आप लोग अच्छा से नोट्स बनाइए, लिखिए, और NCERT को बार बार मतलब पढ़िए। जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमसे जोड़ करके पूछिए। ठीक है।